तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की 2020 के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मेरे चैनल पर मैं आपको लॉकडाउन के समय से लेकर 2 अगस्त 2020 से पहले यहाँ पर रीड का सिलेबस पूरा करवाऊँगी। सोशल साइंस विषय आप मेरे पे छोड़ दीजिए। तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। और पिछले चैप्टर में हमने संविधान का विकास पढ़ लिया कुछ वीडियोस में, और पिछले चैप्टर में हमने प्रस्तावना का पार्ट 1 पढ़ लिया है। अब प्रस्तावना के लिए मैं दूसरा लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रस्तावना में जो जो शब्द दिए गए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, इनके क्या मीनिंग होते हैं मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आज यही शब्द मैं आपके सामने पेश करूँगी ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। प्रस्तावना में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना आए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। कहाँ से शब्द है? हम भारत के लोग, ठीक है। तो हम भारत के लोग, ये कोटेशन हमने लिया कहाँ से है? ये कोटेशन हमने यूनाइटेड नेशंस मतलब यूएनओ के घोषणा पत्र से लिया है। यूएनओ की प्रस्तावना भी हम लोग से शुरू हो रहा है, और हम बोल रहे हैं हम भारत के लोग, ठीक है। तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा संविधान है वो जन संप्रभु है। जन संप्रभु का मतलब होता है कि जनता को समर्पित है। मतलब यह शुरू भी जनता से हो रहा है और ख़त्म भी जनता पर हो रहा है। अर्थात हमारे संविधान में जो कुछ भी किया जाएगा वो जनता के द्वारा किया जाएगा, जनता के लिए किया जाएगा, ठीक है। यही होता है जन संप्रभु। इसलिए हमने हमारे प्रस्तावना की शुरुआत की है हम भारत के लोग से, ठीक है। अब हम भारत के लोग, आगे क्या था? समाजवादी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों पिछले वीडियो में, छोटी सी। SPSSPLG। तो S का मतलब होता है संपूर्ण, P का मतलब होता है प्रभुत्व, S का मतलब होता है संपन्न, फिर है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतांत्रिक, और फिर है गणराज्य, ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि एग्जाम्स में ये ट्रिक ही मतलब ये क्रम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मतलब क्रम जचवाया जाता है कि कौन सा शब्द आगे है पीछे है। ABCD में 4 वर्ड लिख देंगे और उनको हमें जचाना होता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ प्रस्तावना को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है। दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि भारत अपनी राष्ट्रीय राजनीति मतलब आंतरिक राजनीति और विदेश नीति का स्वतंत्रता पूर्वक संचार करता है। अर्थात शासन में आदेश देने की शक्ति से वह युक्त है। और भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया था। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भारत अपनी आंतरिक मतलब राष्ट्रीय राजनीति, हम जो भी अंदर काम कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर जो भी काम हो रहा है, मतलब हमारी राष्ट्रीय राजनीति कैसी है, हम यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था रखना चाहते हैं, वो डिसाइड करने का अधिकार स्वयं भारत को होगा, ना कि किसी अन्य राष्ट्र को। ये तो हो गई हमारी राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। इसके अलावा हमारी विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब है हम कौन से देश से संबंध रखना चाहते हैं, कौन से देश के हम दोस्त बनना चाहते हैं, कौन से देश से हम विरोधी संबंध रखना चाहते हैं, कौन से देश के साथ हम मित्रतापूर्वक रहना चाहते हैं। तो हमारी विदेश नीति किस प्रकार की होगी, ये हमारी खुद की स्वतंत्रतापूर्वक संचार इनका करता है। मतलब ये भारत के स्वयं की इच्छा पर निर्भर करेगा। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड किस लिए यूज़ किया गया है दोस्तों? क्योंकि 1947 से पूर्व लगभग ये मान लो आपके 1757 का बक्सर का युद्ध और 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध, है ना। इनके बाद में धीरे धीरे भारत परतंत्र होना मतलब गुलाम होना शुरू हो गया था, है ना। क्योंकि इन दोनों युद्धों द्वारा बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था, है ना। तो इनसे हमारी गुलामी की जंजीर शुरू हो गई थी। तो लगभग आप ये मानो कि 1700 से लेकर 1947 तक भारत विदेशियों के अधिकार में था, ठीक है। उस समय इस दरमियान भारत के पास लगभग 200 सालों तक भारत गुलाम रहा है ना।
और इन 200 सालों में भारत के पास न तो हमारी आंतरिक राजनीति संचालित करने का अधिकार था कि हमारे अंदर किस तरह का शासन होगा, हम लोकतंत्र अपनाना चाहते हैं, हम वोट देना चाहते हैं या फिर हम राजा बनाना चाहते हैं, ये कोई अधिकार हमारे पास नहीं था। ये सारे डिसीजन कौन करती थी? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और फिर बाद में ब्रिटिश संसद करती थी। 1857 तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और 1858 के एक्ट के पश्चात यहाँ पे क्राउन का शासन हो गया। तो ये दोनों कार्य यहाँ पे वही करते थे, है ना। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड करता था, है ना। और विदेश नीति मतलब हमारे कौन से देश के साथ क्या संबंध बनने हैं, ये डिसीजन कौन करता था? यह भी ब्रिटिश सरकार ही करती थी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हमसे बिना पूछे भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने का ऐलान कर दिया था विश्व के सामने। तो हमने कहा कि भाई हमने तो परमिशन ही नहीं दी, हम लड़ना ही नहीं चाहते द्वितीय विश्व युद्ध में, हम क्यों लड़ेंगे, हमारे कोई मुद्दे ही नहीं है और हम अपने सैनिकों को क्यों जान दांव पे लगाएंगे, है ना। लेकिन उस समय हम क्या थे? उस समय हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, है ना। और ब्रिटेन के उपनिवेश होने की वजह से क्या हुआ कि हम पे ब्रिटेन का अधिकार था और ब्रिटेन जो चाहे वो हमसे करवा रहा था। एक तरह से हम दास बन गए थे, भारत ब्रिटेन का दास बन गया था, ठीक है। तो इसलिए उस समय हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, क्योंकि हमारी आंतरिक और बाह्य राजनीति मतलब आंतरिक राजनीति और विदेश नीति दोनों ब्रिटेन के अधीन थी। लेकिन वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय राजनीति भी मतलब आंतरिक राजनीति भी और विदेश नीति भी दोनों भारत स्वतंत्रता पूर्वक संचालन करता है और शासन के आदेश देने की, शासन में किसी भी तरह का काम करवाने का अधिकार स्वयं भारत के पास है, ठीक है। अब कई बार बच्चों को घुमाने के लिए पूछ लेते हैं कि 15 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत कब घोषित हुआ। तो भाई कब घोषित हुआ, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिस दिन हम आज़ाद हो गए उस दिन तो हमारे पास अधिकार आए थे अपनी राजनीति चलाने का, अपनी विदेश नीति चलाने का। तो 15 अगस्त 1947 से भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित हो गया है, ठीक है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं समाजवाद। देखो समाजवाद का जो कौन वर्ड है ना, वो क्या होता है? समाजवाद का केंद्रीय विषय समानता से होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के बीच समानता। यहाँ विभेद का निषेध किया जाता है ताकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर आधार पर समानता लाई जा सके, जिसका सार तत्व होता है समरसतामूलक समाज। अब आप समाजवाद का दूसरा अर्थ एक ये ले सकते हैं, समानता। समाजवाद लिख दो चाहे समानता लिख दो, लगभग एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो समाजवाद का उद्देश्य भी यही होता है समानता, और समाजवाद का अर्थ भी यही होता है समानता। उद्देश्य क्या होता है? समाज में समानता लाना, मतलब समाज में गरीबी और अमीरी का भेद हटाना, समाज में ऊंच नीच का भेद कम करना, जाति पाति का भेद कम करना, समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हर तरह से समानता लाई जाए। तो समाजवाद का अंतिम उद्देश्य है समरसतामूलक समाज, और ये विशेषतः अमीरी और गरीबी पर जोर देता है कि उत्पादन और वितरण। उत्पादन मतलब जिससे हम उत्पादित कर रहे हैं कोई चीज़, और वितरण मतलब जिससे बांटी जा रही है, लोगों के पास पहुंच रही है। इस पे सभी का समान अधिकार होना चाहिए, मतलब इस पे समानता होनी चाहिए कि सब एक जैसा कमाएं और एक जैसा वितरण करें, मतलब सभी के पास वो चीज़ पहुँचे। तो मेन मीनिंग तो ये होता है समाज का कि समरसतामूलक समाज और संतुलित समाज की स्थापना हो। अब देखो समाजवाद और उदारवाद दो सेम से टर्म होती हैं, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, मुझे लगा आपको समझाना चाहिए, क्योंकि आप सुनते रहते हो न्यूज़ में, पेपर में, किताबों में, सुर्खियों में आता रहता है इन्होंने समाजवाद अपनाया है, ये उदारवाद का समर्थन करते हैं। तो क्या होता है समाजवाद और उदारवाद? देखो समाजवाद तो होता है योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार भुगतान है। प्रत्येक व्यक्ति में जितनी जैसी योग्यता है, कोई जैसे कि कोई एमए किया हुआ है और या फिर उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं तो वो साइंटिस्ट बन रहा है ना, उसमें जितनी योग्यता है उसके अनुसार वो काम कर रहा है। जैसे कि कोई 5वीं फेल है तो वो एक मजदूरी का काम कर रहा है ना। तो ये तो क्या हो गया कि हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार काम हो गया है ना। लेकिन यहाँ भुगतान कैसे हो रहा है? आवश्यकता के अनुसार, ना कि काम के अनुसार। आज के समाज में कैसा होता है कि आज के समाज में होता है कि साइंटिस्ट कोई बना है ना, डॉक्टर कोई बना है, तो उसको क्या हो जाएगा, उसके पद के अकॉर्डिंग वेतन दिया जाएगा कि वही जितना ऊंचा काम करे उसके अकॉर्डिंग उसे वेतन दिया जाता है। लेकिन समाजवाद में क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, मतलब जिसको काम तो करोगे आप अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है। दिमाग तेज है तो आप साइंटिस्ट का कर लो, डॉक्टर का कर लो, ठीक है। लेकिन आपको भुगतान मिलेगा, पैसे मिलेंगे आवश्यकता के अनुसार, कि मतलब आपको 10 रुपये पेट भरने के लिए दे रहे हैं तो आपको 10 रुपये ही मिलेंगे, चाहे आप मजदूरी करो चाहे आप साइंटिस्ट बनो। ये तो होती है समाजवाद की थीम। लेकिन ये दोस्तों वर्तमान में मान्य नहीं होती है, क्योंकि ऐसा थोड़ी चलता है कि कोई व्यक्ति कोई भी काम करे भुगतान सबको बराबर होगा। तो हमारे थोड़ा सा
अलग टाइप का समाजवाद अपनाया गया है, वो उसे क्या नाम दिया गया है, उदारवाद, है ना। उदारवाद से क्या आशय होता है, योग्यता के अनुसार काम और किए गए काम के अनुसार भुगतान, ठीक है। यहाँ क्या होता है, योग्यता के अनुसार काम, कि अगर आप में बहुत ज़्यादा दिमाग है तो आप उसी योग्यता के अनुसार काम करोगे, है ना। ये तो हो गया योग्यता के अनुसार काम। कोई मज़दूर बनने लायक है तो वो मज़दूर बनेगा, कोई पढ़ा लिखा है तो वो डॉक्टर बनेगा, है ना, कोई बिजनेसमैन बनेगा, जिसमें जैसी योग्यता है वो वैसा काम करेगा, ठीक है। और किए गए काम के अनुसार भुगतान से क्या आशय है कि आप जो काम कर रहे हो, जितने ऊंचे लेवल का काम कर रहे हो, उसी लेवल का आपको वेतन मिलेगा। एक मज़दूर दिन में 1000 रुपये कमाता है, तो एक डॉक्टर होता है वो दिन के 10,000 20,000 भी कमाता है। तो उसकी जितनी योग्यता है, जिस योग्यता के अनुसार वो काम कर रहा है, उसके अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा। और यही वाली व्यवस्था हमारे भारत में अपनाई गई है और लगभग सभी देशों में यही व्यवस्था अपनाई जाती है ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर समाजवाद शब्द क्यों लिखा, है ना, प्रस्तावना में, फिर तो उदारवाद लिखना चाहिए था। समाजवाद शब्द दोस्तों इसलिए लिखा है कि समाजवाद का असली मीनिंग होता है समानता लाना, है ना, समानता लाना और समान समाज स्थापित करना। मतलब भारत किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, मतलब लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। संविधान के अकॉर्डिंग सभी लोग समान होंगे, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होगा। इसलिए तो दोस्तों हमारे सभी लोगों को, प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, उसे वोटिंग का अधिकार दिया गया है। यही तो समाजवाद हो गया, यही तो समानता हो गई। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप अपर कास्ट हो, चाहे आप लोअर कास्ट हो, प्रत्येक वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है और भारत का नागरिक है, वोटिंग का अधिकार होगा। तो हमारे समाजवाद शब्द इसलिए लाया गया है ताकि देश में समानता स्थापित की जा सके, ठीक है। अब होता है दोस्तों पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता भी हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है ना। अब पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को पंथ निरपेक्षता का मतलब नहीं पता होता है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। देखो, पंथ निरपेक्षता के हम 2 तरह के अर्थ निकाल सकते हैं। पहले पढ़ते हैं लिखा हुआ क्या है। राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ये तो हो गया नकारात्मक स्वरूप। साथ ही राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे, ये हो गया सकारात्मक स्वरूप। भारत में पंथ निरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल को नहीं अपनाया गया है, अपितु भारत में सापेक्षवादी पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। अर्थात सामान्यतः राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन स्वास्थ्य, सदाचार और मानवता के रक्षार्थ वह हस्तक्षेप करेगा। तो दोस्तों अब मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, पंथ निरपेक्षता 2 तरह की होती है, एक तो सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। अब नकारात्मक से तो क्या आशय है हमारे यहाँ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, है ना। क्या आपको ये लगता है कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं। क्या ये लिखा गया है हमारा भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा? नहीं। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में घोषित किया है कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। इंडिया में किसी भी धर्म के नाम पे किसी भी अपने भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है ना। ये तो क्या हो गया पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक पक्ष, ठीक है। अब सकारात्मक पक्ष क्या होता है? सकारात्मक पक्ष होता है कि भारत के लिए सभी धर्म समान होंगे, है ना। मतलब चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारतीय संविधान के लिए सभी धर्म एक समान होंगे। अर्थात भारत की सरकार और भारत का संविधान सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो 2 बातें हो गई। नकारात्मक बात क्या हो गई? भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। दूसरी बात क्या हो गई? भारत के लिए सभी धर्म समान हो गए। दोस्तों अगर आप डीपली समझो तो पंथ निरपेक्षता का पूरा अर्थ इन 2 लाइनों में स्पष्ट हो गया कि हमारा देश किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा, मतलब स्पेशल प्रेफरेंस किसी भी धर्म को यहाँ नहीं दी जाएगी। और दूसरा है कि सभी धर्म समान होंगे, हमारे लिए सभी धर्म समान होंगे, हम सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। ये तो हो गई पंथ निरपेक्षता। अब क्या कहा गया है कि भारत में पंथ निरपेक्षता का यूरोप जैसा मॉडल नहीं अपनाया गया है। यूरोप में क्या मॉडल है दोस्तों? तटस्थवादी मॉडल है यहाँ पे, है ना। यूरोप में क्या होता है कि हमारी तरह यूरोप में भी पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है, मतलब कि राज्य धर्म, मतलब राज्य और सरकार धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये है यूरोप में, है ना। नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। आप धर्म के नाम पे चाहे कुछ भी करो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये है यूरोपीय मॉडल। लेकिन भारत में ये मॉडल नहीं अपनाया गया है। भारत में कौन सा मॉडल अपनाया गया है? भारत में अपनाया गया है सापेक्षवादी मॉडल। सापेक्षवादी मॉडल का क्या अर्थ होता है?
टॉपिक का अर्थ होता है कि सामान्य परिस्थितियों में भारत की सरकार, भारत का संविधान, भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप धर्म के मामले में नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म को मान रहे हो, आपकी इच्छा है। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर रहे हो, आपकी इच्छा है। आप अपना मंदिर बना रहे हो, बहुत अच्छा है। आप मस्जिद बना रहे हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अपने धर्म के प्रचार के लिए कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो, किसी को भी सिखा रहे हो, है ना, कोई मतलब नहीं है, बस वो अगले वाले की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, है ना। आप हिंदू धर्म से मुस्लिम बन रहे हो, मुस्लिम से हिंदू बन रहे हो, गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब ये है कि नॉर्मल परिस्थितियों में भारत सरकार हमारे धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है ना, इसलिए सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो यूरोप जैसा ही मॉडल हो गया, यूरोप के लिए भी आपने ऐसा ही बताया कि यूरोप में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। नहीं दोस्तों, यूरोप में किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन भारत में सामान्य मामलों में, सामान्य धार्मिक मामलों में गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इसमें दिया गया है कि स्वास्थ्य, सदाचार और मानवता की रक्षार्थ वह हस्तक्षेप करेगी। अर्थात धर्म से किसी कोई गैर मानवीय कार्य हो रहा है, धर्म से किसी के सदाचार को हानि पहुंच रही है, धर्म से किसी के स्वास्थ्य को ठेस पहुंच रही है, आप धर्म के नाम पे किसी को मार रहे हो कि हमारे धर्म में तो लिखा गया है कि लड़कियों की हत्या करनी चाहिए, तो ये क्या सही होगा? ये गवर्नमेंट सहन नहीं करेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि हमारे धर्म में पहले सती थी, है ना। सती प्रथा को हम धार्मिक कार्य ही मानते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, सती प्रथा गैर कानूनी है। अब आप तो ये कह सकते हो कि भाई आपने तो कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में राष्ट्र कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? गवर्नमेंट तो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती। लेकिन नहीं दोस्तों, स्वास्थ्य, सदाचार और मानवता के मामले में गवर्नमेंट हमेशा आगे आती है, और धर्म ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो गैर मानविक हो। वह स्त्री जिसका पति मर गया है, वो अगर उस पर सती होती है तो ये सरासर गलत है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां ये चाहती ही नहीं थी कि वो जिंदा जले, लेकिन उनको ज़बरदस्ती धर्म के आड़ में जिंदा जला दिया जाता था। तो ये तो बहुत गलत कार्य है ना। तो वो हमने गैर कानूनी घोषित किया। और दूसरा अभी वर्तमान में हुआ है कि मुस्लिम धर्म में 3 तलाक प्रथा अपनाई जाती थी। क्या होता था कि पति फ़ोन पे भी तलाक 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 बोल के अपनी वाइफ को तलाक दे देता था। कोई पति विदेश में बैठा है, उसे वहाँ दूसरी शादी करनी है, पहली वाली को पैसे नहीं भेजने हैं, तो वो फ़ोन पे 3 बार तलाक बोल देगा, उनका तलाक हो गया। तो ये तो बहुत गैर कानूनी हो गया ना। एक औरत, एक बच्चे जो अपने पापा के भरोसे बैठे हैं, अगर उनके पापा एकदम से उनसे बोल देते हैं कि आज से मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सा धर्म है? अब इसका तो विरोध भी बहुत हुआ था कि भाई ये हमारा धार्मिक मामला, आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो जो हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य, सदाचार और मानवता, अगर आप धर्म के नाम पे गैर मानवीय कार्य करोगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे। और इसी आधार पर 3 तलाक प्रथा को वर्तमान में गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये होती है दोस्तों पंथ निरपेक्ष प्रथा, ठीक है। अब देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। देखो दोस्तों, एक तो समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो हमारे संविधान जो लिखा गया था उसकी मूल प्रस्तावना में नहीं थे, है ना। लेकिन 1976 में संविधान में संशोधन हुआ, और संशोधन में ये कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था, और इस संशोधन द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। एक बात और दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे यहाँ पे इतने सारे अमेंडमेंट किए गए थे, संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए थे इसके द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो कई बार अगर हो सकता है आपसे कभी पूछ लें कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संशोधन को कहा जाता है, तो आप बताओगे 42वें संविधान संशोधन को। अब है लोकतंत्र की। लोकतंत्र से क्या आशय है? लोकतंत्र से आशय है जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन जनादेश के अनुसार और जनहित में करे तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन कहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि जनता स्वयं, कौन शासन करेगा? जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। अब देखो दोस्तों, भारत में तो 121 अरब की आ जाती है, तो आप कहोगे कि हमारा लोकतंत्र है तो हम 121 अरब लोग शासन करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हम क्या करते हैं, 121 अरब लोग अपने अपने क्षेत्रों में से सांसद चुन के भेजते हैं। वही सांसद तो संसद में बैठते हैं और वही तो हमारे लिए कानून बनाते हैं, ठीक है।
तो कौन कानून चला रहा है, कौन कानून बना रहा है, शासन कौन कर रहा है? जनता ही कर रही है। किसके माध्यम से? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, है ना। शासन का संचालन जनादेश में करती है, जनादेश के अनुसार जनहित में करे। जनादेश के अनुसार मतलब ये आदेश किसका हुआ? जनता का ही आदेश हुआ ना, क्योंकि प्रतिनिधि किसके जा रहे हैं? जनता के ही प्रतिनिधि जा रहे हैं। तो शासन का संचालन जनादेश में, जनादेश के अनुसार जनहित में करे, और जो भी कार्य किए जाएंगे वो सारे जनता के हित में ही करे जाएंगे। तो जो शासन जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन जनादेश के अनुसार जनहित में करती है, तो उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों अब्राहम लिंकन, उनकी फेमस परिभाषा है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र होता है। मतलब जनता का, जनता ही कर रही है, जनता के लिए ही कर रही है और जनता के द्वारा ही किया जा रहा है। तो जिसमें अंतिम संप्रभु, और मतलब शुरू भी हमारा संविधान जनता से होता है और ख़त्म भी हमारा संविधान जनता से होता है ना। तो वही लोकतंत्र होता है कि भाई जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और गुणात्मक दृष्टि से भारत 8वें स्थान पे है। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष होता है। वास्तविक शासन तो प्रधानमंत्री चलाता है, लेकिन सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति एक प्रतिनिधि हो गया हमारा केवल। वास्तविक संचालक कौन हो गया? प्रधानमंत्री। इसलिए हमारे लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा गया है। और भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं अपन, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतना बड़ा देश जिसमें इतनी सारी जनसंख्या हो कोई भी नहीं है। भारत ही पहला देश है जो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ लोकतंत्र व्यवस्था अपनाए हुए है। और गुणात्मक दृष्टि से मतलब हमारा लोकतंत्र कितना अच्छा काम कर रहा है, इस दृष्टि से हम विश्व में 8वें स्थान पे हैं। अब दोस्तों गणराज्य क्या होता है? गणराज्य भी आता है शब्द, प्रस्तावना में भी आया और वैसे भी आपने कई बार सुना होगा गणराज्य। तो गणराज्य, गणतंत्र और रिपब्लिक। भारत में राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, मतलब राजा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब है दोस्तों? देखो, ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। हमने ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था ग्रहण की है ना। लेकिन ब्रिटेन और हमारी संसदीय व्यवस्था में एक अंतर होता है, हम गणतंत्र हैं और ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ लोकतंत्र ही है। तो आप सोच रहे होंगे हमारे गणतंत्र क्यों है? देखो, हमारे भी नाम मात्र का एक शासन अध्यक्ष होता है ना, जो मेन शासन अध्यक्ष होता है जिसके नाम से समस्त कार्य करते हैं, वो एक प्रतीक होता है ना, और वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और ब्रिटेन में भी एक नाम मात्र का शासन अध्यक्ष होता है जिसके नाम से सारे काम किए जाते हैं, वो कौन होता है? ब्रिटेन की महारानी, है ना, जिसके सर पे वहाँ पे क्राउन रखा जाता है, वही वहाँ का शासन अध्यक्ष होता है। तो महारानी होती है दोस्तों, वहाँ पे आनुवांशिक रूप से वो चली आती है। मतलब आज ये महारानी है, कल इसकी बेटी महारानी बनेगी, परसों इसकी बेटी महारानी बनेगी, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब भारत में क्या होता है? भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है ना। हमारे ऐसे थोड़ी होता है कि आज ये राष्ट्रपति बना है, इसके मरने के बाद इसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, फिर वो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा तो नहीं होता हमारे। तो हमारे क्या होता है कि हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। उसे ही गणतंत्र बोलते हैं कि जो जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि प्रस्तावना का एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। तो प्रस्तावना में देखो ये लिखा हुआ है कि हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो कईयों बार पूछा गया है, इवन RS मेंस में भी पूछा गया है कि प्रस्तावना में कौन सी 3 तरह की न्याय दी गई है। तो कौन सी दी गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। देखो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में कि निम्न में से कौन से न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय और आर्थिक न्याय। तो कौन सी नहीं है? कानूनी न्याय नहीं है। यहाँ तो मैं आपके सामने इसलिए पता है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर प्रस्तावना आपको याद नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये बार बार लिख रही हूँ ये सारी चीज़ें। अब देखो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों? हमें 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी? एक तो विचार की, स्वतंत्रता, एक अभिव्यक्ति की, एक विश्वास की, एक धर्म की और एक उपासना की। इस तरह से हमें 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, 3 तरह का न्याय दिया गया है, ठीक है।
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में हमें 2 तरह की समानता दी गई है। कौन सी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है हमें, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 तरह का न्याय दिया गया है, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता दी गई है। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व का उल्लेख है। ये वर्ड प्रस्तावना में लिखे गए हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्वता। ठीक है, तो ये दोस्तों लगभग मैंने प्रस्तावना में जितने भी हार्ड वर्ड थे वो आपको सारे समझा दिए। उम्मीद है कि आपको प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। बस लगभग प्रस्तावना यहाँ पे पूरी हो गई है। बस एक छोटा सा लेक्चर और बनेगा जिसमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस आएंगे कि क्या प्रस्तावना को, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रस्तावना तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है संविधान का, ये संविधान का अंग नहीं है, और अगर संविधान का अंग नहीं है तो हम इसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने तो संशोधन किया है प्रस्तावना में। 1942 में जो संशोधन हुआ था, 1976 में जो संशोधन हुआ था 42वां, उससे हमने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े हैं। तो संशोधन तो हुआ है ना। तो कई लोग बोलते थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है इसलिए संशोधन नहीं हो सकता। तो इससे रिलेटेड 3 केस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो बहुतों बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक इसे पहुँचाएँ और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।